हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े। वाक्य क्या होते हैं? जब पदों को आप व्यवस्थित समूह में रखते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है, वो एक अर्थ देता है, तो वह आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब इन वाक्यों की रचना किस आधार पर, रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं? 3 भेद आपको बताए थे। सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। 3 यहाँ पर रचना के आधार पर आपके वाक्यों के भेद हैं। पहला है आपका सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय मैं आपको बता चुकी हूँ। उद्देश्य जिसके बारे में आप बात करते हैं वो आपका उद्देश्य, और जिस उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो आपका विधेय कहलाता है। दूसरी परिभाषा यहाँ मैंने आपको दिखाई थी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम मोहन जा रहा है। अब यदि हम उद्देश्य और विधेय देखें तो मोहन के बारे में बात हो रही है, तो मोहन आपका उद्देश्य है और जा रहा है ये आपका विधेय है। ठीक है। ऐसे ही राम खा रहा है, राम यहाँ उद्देश्य है और राम के बारे में क्या बात हो रही है कि वो खा रहा है, तो ये आपका क्या है? विधेय है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन और राम कर्ता है तथा जा रहा और खा रहा ये क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसलिए ये आपके सरल वाक्य है। ठीक है। फिर संयुक्त वाक्य की हमने बात की, जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी योजक के द्वारा। अब योजक में आपको कुछ शब्द कल भी लिखा चुकी हूँ, जहां आप 2 उपवाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा, तो 2 यहाँ उपवाक्य हैं। पहला है मोहन ने अपना काम किया, दूसरा है घर जाने लगा। इन दोनों उपवाक्यों को और योजक ने जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य यहाँ पर बना दिया है। साथ में कुछ यहाँ आपके जो संयुक्त वाक्य योजक शब्द हैं उनको भी लिखाया था, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, और, या, अथवा, अतः, तथा, अन्यथा, किंतु, इन शब्दों से आप क्या कर सकते हैं? 2 शब्दों को दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उसी पर आश्रित हो। जैसे उदाहरण से देखिएगा कि मोहन ने कहा, तो यहाँ मोहन ने कहा ये प्रधान वाक्य है, क्योंकि जो दूसरा वाक्य होगा वो मोहन के कहने पर ही आश्रित होगा। ठीक है ना। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, एक प्रधान होगा, वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे वह बाजार जाएगा, वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर दोनों में से एक आपका प्रधान है, वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्या है? ये आपका मिश्र वाक्य है। अब उपवाक्य की हमने बात की और कल की क्लास में बताया था कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं मिश्र में। पहला था संज्ञा उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म तथा या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह कलकत्ता जा रहा है। ठीक है। इस वाक्य में वह कलकत्ता जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है। यह संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि ये संज्ञा ने ही तो कहा, राम क्या है? संज्ञा है, और ये आपका वह कलकत्ता जा रहा है, ये आपका क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वह कलकत्ता जा रहा है, ये आश्रित उपवाक्य है और इसका उपयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। तो वह कलकत्ता जा रहा है, ये संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि ये जो है आश्रित है किस पर? ये आपका आश्रित है प्रधान उपवाक्य। कौन है? राम। राम ने कहा, तो राम, यहाँ राम ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है। और संज्ञा उपवाक्य हमने क्या कहा? जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म, कर्म यानी जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है,
या पूरक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो राम ने क्या कहा कि वह कलकत्ता जा रहा है, वह कलकत्ता जा रहा है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। अब दूसरा यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनती होता है वही आगे बढ़ता है, जो मेहनती होता है वही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? मेहनती। जो यहाँ पर देखो जो मेहनती होगा वही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ विशेषता बताई गई है कि भाई अगर उसकी विशेषता ये होगी तो वो आगे बढ़ेगा, तो वही आगे बढ़ेगा। इसमें देखिएगा, तो इसकी परिभाषा लिखिएगा विशेषण उपवाक्य की कि जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो किसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है ना कि जो कोई व्यक्ति ही होगा जिसकी जो मेहनती होगा वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो ये जो शब्द है ना, ये कोई संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, तो ये क्या है? जो मेहनती होगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, और ये आश्रित वाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो आगे कौन बढ़ेगा? जो मेहनती होगा। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम खेल रहे थे तब मैं आया। जो आश्रित वाक्य क्या करता है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषण बनकर आता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, जब तुम खेल रहे थे, तो काम हो रहा है खेलने का। ठीक है, आश्रित वाक्य क्या है? तब मैं आया। कब आया? जब तुम खेल रहे थे। तो ये क्रिया की विशेषण बनकर यहाँ पर आया है कि जब तुम खेल रहे थे। तो ये विशेषण ही तो है कि जब तुम खेल रहे थे तब मैं आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है? देखो इसमें क्या लिखा है, तब मैं आया। तो ये तो आपका क्या हो गया है? आश्रित वाक्य हो गया। ये आश्रित वाक्य किस पर है? खेल रहे थे। इसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई जब तुम खेल रहे थे तब मैं आया। तो इसने क्या कहा? उसके खेलने की विशेषता बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता दी कि जब भाई तुम खेल रहे थे तो तब मैं आ गया। तो यहाँ आपका क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो उपवाक्य आया है वो यहाँ क्रिया की विशेषता बनकर आया है। ठीक है, तो जब तुम उठे मैं चला गया, तो ये जो है विशेषता है। तो यहाँ पर आपका जो आश्रित उपवाक्य है वो जो प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया की विशेषता बनकर आया है, इसलिए ये आपकी क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, चले इसे नोट कीजिएगा, यहां से भी आप लिख सकते हैं। अब इसके भी 5 भेद होते हैं, क्योंकि जब क्रिया होती है तो हम क्या बता सकते हैं? उपवाक्य किन किन चीजों में बन सकते हैं क्रिया विशेषण की? काल सूचक आप समय बता देंगे। जब मैं खेलने गया तब बारिश हो गई। जब मैं खेलने गया तब बारिश हो गई। तो काल सूचक काल को बता दिया है, समय को बता दिया गया है। जब मैं खेलने गया ये क्रिया है और ये प्रधान क्रिया है। तब क्या हुआ? बारिश हो गई। कब हुई बारिश? जब खेलने गया। यानी कि ये जो है ये बारिश हो गई, ये इस खेलने क्रिया की विशेषता बनकर आया है और यहाँ पर ये समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। तो ये आपका काल सूचक उपवाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका स्थानवाचक उपवाक्य। अब क्या होता है, कभी कभी हम क्या कर देते हैं, स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट लिखिएगा, स्थान सूचक। जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं भी जा रहा हूँ। जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं भी जा रहा हूँ। तो ये क्या है? स्थान को बताया जा रहा है।
ठीक है, कि जिधर तुम जा रहे हो, जिस स्थान को तुम जा रहे हो, और यहाँ पर आश्रित वाक्य क्या है, मैं भी जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, जिधर तुम जा रहे हो, और जिधर तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, ये आपकी क्रिया है, और ये जो उपवाक्य आया है ये इसी की विशेषता लेकर आया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो उपवाक्य है, उधर ही मैं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो किधर जा रहा है, जिधर तुम जा रहे हो, तो उसकी ही विशेषता बता करके ये इस वाक्य में आया है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर तीसरा रीतिवाचक उपवाक्य, आपको मैं जैसा कहूं वैसा ही करें, आपको मैं जैसा कहूं वैसा ही करें। तो प्रधान उपवाक्य आपका ये है, वैसा ही करें। ये कैसा करेंगे, जैसा मैं कहूं, तो इस पर आश्रित है, और साथ में रीति किसके अनुसार होगी, काम किसके अनुसार होगा, जो आपका प्रधान उपवाक्य है, जो प्रधान उपवाक्य है उसके अनुसार ही काम होगा, ठीक है। आपको मैं जैसा कहूं वैसा ही करें, तो आपको मैं जैसा कहूं ये तो प्रधान है, वैसा ही करें ये आपका आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है वो इसकी विशेषण बन के आया है, जो आश्रित उपवाक्य है ये इसकी विशेषता बनकर आया है, लेकिन इस समय वो रीतिवाचक उपवाक्य है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। तो अब वो रीति बता रहा है कि काम कैसे करना है, ठीक है ना। तो प्रधान पर ही आश्रित है, प्रधान के अनुसार ही, जो प्रधान उपवाक्य है उसके अनुसार ही काम होगा। चौथा यहाँ परिमाणवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। जो जितनी मेहनत करेगा, तो प्रधान तो ये हो गया, उसे उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो अच्छे अंक किसे मिलेंगे, जो जितनी मेहनत करेगा। अच्छे अंक किसको मिले, जो जितनी मेहनत करेगा। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य का विशेषण बन के आया है, कि क्रिया की विशेषता, ठीक है ना। विशेषण किसकी, क्रिया की, कि मेहनत करने वाला, यहाँ पर काम क्या है, मेहनत करना है, और मेहनत करने वाले को क्या मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये जो है कि अच्छे अंक उसी को मिलेंगे जो मेहनत करेगा, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता जो है बता रहा है, किसकी, मेहनत करने वालों की विशेषता बता रहा है, कि जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतनी ही अच्छे अंक मिलेंगे। किसको मिलेंगे अच्छे अंक, जो जितनी मेहनत करेगा, यानी मेहनत करने वाले को अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो आपका प्रधान उपवाक्य है और जो आपका आश्रित उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है ये, कि भाई अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। आपको जैसा कहूं वैसा ही करें, तो प्रधान क्या है, मैं आपको जैसा कहूं, तो ये प्रधान उपवाक्य है, आप वैसा ही करें, मतलब जो आपका प्रधान उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य उसी के अनुसार काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका परिमाणवाचक हो गया है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई काम जितना आप करोगे, मेहनत जितनी करोगे, अंक उतने ही मिलेंगे, परिमाण उतना ही होगा जितना आप मेहनत करेंगे, तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक है परिमाणवाचक, अब यहाँ है परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। अंतर देखें, ये आपका परिमाण है, जो आप काम करेंगे, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य है जो जैसा कर्म करेगा या उस पर आश्रित जो आपका उपवाक्य होगा, इसकी वो विशेषता बताएगा। अब यहाँ पर क्या है, परिणाम अथवा हेतु सूचक, यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल की उपज ज्यादा होगी, ठीक है। तो परिणाम कैसा होगा, तो प्रधान उपवाक्य तो आपका ये है, यदि अच्छी वर्षा होगी, ये तो आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और ये बता रहा है विशेषता, तो फसल की उपज ज्यादा होगी, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल की उपज ज्यादा होगी, यानी परिणाम क्या होगा इसका यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, तो प्रधान उपवाक्य वर्षा होगी तो फसल की उपज ज्यादा होगी। तो इसकी विशेषता बता रहा है कि भाई अगर वर्षा हुई तो फसल की उपज भी अच्छी होगी। तो इसकी विशेषता किसकी, वर्षा अगर हुई तो फसल ज्यादा होगी। ये भी आपका क्या है, क्रिया विशेषण और उपवाक्य। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हमने 5 जो है आपके भेद पढ़े, जिसमें काल सूचक हो जाएगा कि जब प्रधान उपवाक्य काम करेगा। काल सूचक तब बारिश हो रही थी, तो हमने बताया कि जब तुम खेलने गए, जब मैं खेलने गया तब बारिश हो रही थी। तो खेलने की विशेषता बता दी उससे पहले कि बारिश हो रही थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर काल सूचक उपवाक्य है। ठीक है, क्योंकि जो आश्रित उपवाक्य है, जो प्रधान उपवाक्य का ये क्या बन के आया है, विशेषण बन के आया है। ठीक है, तो वर्षा कब हुई, जब मैं खेलने गया। ठीक है, तो इसकी विशेषता हो गई। स्थानवाचक में जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं भी जा रहा हूँ, स्थान को बता दिया कि भाई जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जा रहा हूँ। रीतिवाचक, आपको मैं जैसा कहूं वैसा ही करें। तो रीति क्या है, प्रधान उपवाक्य जैसा करेगा वैसा ही उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य है वैसा वो भी करेगा। परिणाम में जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही फल मिलेगा। तो मेहनत करने वाले को उतना ही फल मिलेगा जितनी वो मेहनत करेगा। तो यहाँ ये इसकी विशेषता बन करके आया है। फिर एक परिणाम है जिसमें हम कहेंगे कि यदि वर्षा होगी तो फसल की उपज भी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए इतना आप नोट करें। चलिए आगे देखिए, वाक्य का रूपांतरण। अब देखिए, अभी तक तो हमने चीजों को समझा है। आपको पूछा जाता है वाक्य का रूपांतरण। वाक्य, सरल वाक्य को आप कैसे संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में, या मिश्रित को आप संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरण उसका करें, यहाँ हमें यही करना होता है। क्वेश्चन में आपको यही आते हैं। तो चलिए, तो ये तो हमने जाना कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त क्या है, मिश्रित क्या है। अब वाक्य का रूपांतरण कैसे करें। वाक्य रूपांतरण करते समय यदि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, सॉरी, वाक्य रूपांतरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भाव और विचार में कोई अंतर ना आए। ठीक है, यानी कि आप वाक्य को परिवर्तित तो कर दें, लेकिन ऐसा ना हो कि वाक्य को रूपांतरित करते करते उसके जो है भाव में कोई अंतर आ जाए, उसके विचार में अंतर आ जाए। ठीक है, हमने किसी वाक्य को कहा और आपने उसको रूपांतरित कर दिया, सरल वाक्य था उसको संयुक्त में किया या संयुक्त को मिश्र में जो भी है, और वाक्य रूपांतरित करते समय आपके वाक्य का भाव बदल जाए। तो ऐसा हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वाक्य को बदल तो लें लेकिन उसके भाव में, उसके जो में कोई अंतर ना आए, उसके अर्थ में कोई अंतर ना आए, उसके विचार में कोई अंतर ना आए। सबसे पहला, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम वाक्य में इसलिए और जैसे योजक लगाकर 2 उपवाक्य बनाते हैं। तो सरल से जो है आप संयुक्त बना सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो है 2 उपवाक्य होंगे और आप जो है योजक चिन्हों को या शब्दों को लगा करके उसे आप क्या कर सकते हैं, उससे संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इजी काम था, सरल काम था। दूसरा है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमें सरल वाक्यों में से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान करना होगा, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा उसी पर आधारित या आश्रित उपवाक्य होता है। तो जब भी आप सरल वाक्य से मिश्रित बनाएं तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप उस वाक्य से प्रधान उपवाक्य को और आश्रित उपवाक्य की पहचान कर लें। ठीक है, पहचान करने के बाद प्रायः आश्रित उपवाक्य, चूंकि जब, जो, यदि, जिसने, जहां, जैसे, ऐसा आदि शब्द से आरंभ होता है। और कुछ पहचान यहाँ पर आपको दी गई हैं, जैसे कि वैसे तो आपको भाव से पता चलना चाहिए क्योंकि सारे शब्दों को रटना नहीं चाहिए। तो आप समझेंगे अभी उदाहरण में, क्योंकि जब ऐसे शब्दों यदि, जिसने, जहां, जैसे, ऐसा आदि शब्द जो है कि आरंभ से ही आश्रित वाक्य का जो है आरंभ होता है, इससे आप पता लगा सकते हैं।
तीसरा काम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को आप साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले योजक चिन्ह को हटाना होता है और अब अर्थ में परिवर्तन किए बिना उपवाक्य को पदबंध में बदलना होता है। तो देखिए, आप शुरू में हमने आपको पदबंध पढ़ाया था, पद परिचय से पहले, तो वहां हम आपको पदबंध बता चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपका संयुक्त वाक्य है उसको जब आप साधारण वाक्य में बदलते हैं, तो क्योंकि हमने सरल वाक्य को संयुक्त बनाने के लिए योजक चिन्ह लगाए थे, उन चिन्हों को हटा देते हैं। अब अर्थ में परिवर्तन किए बिना उपवाक्य को पदबंध में बदलना होता है। चलिएगा, इन दोनों को लिखें, फिर हम कुछ उदाहरण के साथ भी इसे समझाएंगे। वाक्य रूपांतरण में लिखिएगा पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्यों में इसलिए इस तरह के योजक लगा दे करके दो उपवाक्य हम बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लिखें कि समझदार व्यक्ति शांत रहता है। तो हमने क्या कहा था, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सरल से संयुक्त बनाएं, संयुक्त से कुछ भी बनाएं, आप इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वाक्य में कोई विचार में कोई परिवर्तन ना आए। तो आपको यहाँ कोई अन्य वाक्य नहीं जोड़ना है। अब इसी वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? समझदार व्यक्ति शांत रहता है। अब मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख देती हूँ, समझदार व्यक्ति शांत रहता है। तो इसको मैं जो लगा करके जो आगे लगा देती हूँ, जो कि आपका योजक है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है। तो अब ये आप यहाँ पर आपका क्या हो गया है, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है। तो जो हमने योजक लगा दिया कि जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है, या समझदार व्यक्ति शांत रहता है, क्या इन दोनों वाक्यों में कोई विचार में कोई अलग अंतर आपको आ रहा है? बिल्कुल भी अंतर नहीं है। हमने सरल से संयुक्त भी कर दिया है और ना ही उसके विचार और भाव में कोई परिवर्तन हुआ, कोई अंतर नहीं आया है। तो यहाँ हमने सरल से संयुक्त बना दिया है। ठीक है, तो समझदार व्यक्ति शांत रहता है, जो व्यक्ति समझदार होता है वो शांत रहता है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से वो आपका संयुक्त भी बन गया है और साथ में आपके यहाँ ना विचार और भाव में कोई अंतर भी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके उदाहरणों के साथ आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।